चलो झालं। लास्ट लेक्चर में हमने कौन से दो रेशो, वैदिक शुरू करूं क्या मैं? हाँ शुरू किया मैंने ऑलरेडी। चलो लास्ट लेक्चर में हमने कौन से दो रेशो देखे थे? उसके पहले कौन सा देखा था? टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो टोटल एसेट्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हम लोग इंक्लूड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लॉन्ग टर्म डेट्स तो हमें मालूम है कि उसमें क्या क्या आता है आपका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा रेशो देखा? प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या? इतना पीछे मत जाओ, इधर आगे बैठो। परी इकडे बस, पुढे हाँ बस ना, मग काय हिच्या शेजारी बस। इकडे बसा तुम्ही। हाँ तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। करेक्ट। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व और सॉरी कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, सही है ना? वो आता है आपका। ठीक है, अभी नेक्स्ट रेशो, ये हमने सॉल्वेंसी रेशो के पहले तीन देखे ना, यस और नो? सॉल्वेंसी में फोर्थ रेशो, प्लीज राइट डाउन। सॉल्वेंसी में फोर्थ रेशो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो it is also known as debt service ratio. Please write down interest coverage ratio, it is also known as debt service ratio. इसका फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। divided by fixed interest charges. Fixed interest charges. दिखेगा क्या? थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा ये हो जाएगा निक के लिए। ये जो रेशो है ये हम लोग टाइम्स में लिखेंगे, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स लाइक दैट। हाँ उस तरीके से लिखेंगे हम लोग। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपका? इंटरेस्ट ऑन
लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स। हो गया सभी का लिखकर। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस में क्या इंक्लूड होगा आपका? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स। ओके, तो हमारा जो भी प्रॉफिट है कंपनी का दिया हुआ, उसमें से इंटरेस्ट और इनकम टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट निकालना है हमें। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस मतलब क्या? हमने जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स किए होंगे, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आता है? डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड लोन फ्रॉम बैंक्स, इनका इंटरेस्ट हमें कंपलसरी देना पड़ता है। वो इंटरेस्ट मतलब आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है। इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इन एनी केस कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, तो उसे कहते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। आया समझ में? ये क्लियर है? तो अभी प्रॉब्लम कौन सा है वहां पे? 30, वो ग्रुप में डाल दो। 36 कौन सा है वो? 46 लास्ट वाला हमने प्रॉब्लम कौन सा किया था? वो 44 किया था। ठीक है, वो इतना था ना, वो इंक्रीज डिक्रीज वाला था ना कुछ। 44 आणि किती पुढे? 47 ना, सॉरी, हाच ना? 46 का 47 बडा? 46 हे पूर्णच कर। 46 47 आणि हे सगळंच पाठ। एक भार्गवी वो ग्रुप में फोटो डाल रही है। 46 हा, 46 and 47 पाठवलं का? हाँ चलो 46 देखो सब लोग, इलस्ट्रेशन 46। चलो मैं रीड कर रहा हूं, सब लोग ध्यान दो। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, एक केएक्स लिमिटेड कंपनी है, आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट करना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6 लाख। हाँ, रुपीज 40 lakhs, 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। टैक्स रेट दिया है आपको 40%। स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस ऑल्सो। विल द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेंज if during the year 2017-18 the company decides to redeem debentures of rupees 5 lakhs and expects to maintain the same rate of net profit and assume that the tax rate will not change। ऐसा आपको 2-3 सवाल उनको और पूछे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है? कितना दिया है? 6 लाख। हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स चाहिए ना, और आपको टैक्स रेट दिया है 40%। एंड डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी है टोटल? डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी है टोटल? 40 लैक्स ना, 40 लैक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, ध्यान दो यहाँ पे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है? 6 लाख ना, 6 लाख है ना। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है। डाउट है क्या कुछ? यहाँ पे ध्यान दो। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है और टैक्स रेट आपको कितना दिया है? टैक्स रेट कितना दिया है? 40%। तो मैं क्या कह रहा हूं देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मेरा 100 रुपीज है
अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा 100 रुपीज है तो मैं उसके ऊपर टैक्स कितना चार्ज करूंगा, 40। ये समझ में आ रहा है? सही है क्या? हाँ, तो सही है ना? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 60। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है क्या? अगर 100 रुपीज मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और मेरा टैक्स रेट है 40%, तो 40 रुपए में टैक्स दे दूंगा, तो मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा, 60। ये क्लियर है? तो अभी आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है, 6 लाख। तो ये फिगर मुझे मालूम है 6 लाख है, तो मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढ सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। यानी ऐसे लिख सकता हूं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 100 है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 60। तो 6 लाख अगर आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वो कितना आएगा, 10 लैक्स। ये मैंने जो कहा वो समझ में आया क्या ठीक से सभी को? हाँ, तो ये कर लो पहले। ये आपका आएगा 6 लाख, कैलकुलेशन लिख रहा हूं मैं, इंटू 100/60, आंसर विल बी 10 लैक्स। समझ में आई है? ये लिख लो सब लोग पहले, ये बड़ा इतना पार्ट कर लो पहले। ये रिलेशन समझ में आ रहा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपीज है, तो टैक्स का रेट कितना है आपका, 40। तो टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, 60 ना। तो इसका मतलब अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है तो मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 60 ना। तो अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख होगा तो बिफोर टैक्स कितना होगा? आया क्या समझ में? ये सभी को समझा क्या पक्का? चलेगा, एक्स लेकर भी करेंगे हम लोग। प्लस नहीं होगा, माइनस होगा ना। माइनस करना है ना, टैक्स पे करेंगे तो प्लस कैसे होगा? इसका ऑप्शनल मेथड, जैसे अभी इसने कहा कि आप 100 के जगह नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक्स अगर लोगे तो भी चलेगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स, उसका 40% मतलब 40x/100, एक्स माइनस 40x/100 इज इक्वल टू 6 लाख। उससे भी आंसर आपका आ जाएगा। ये पक्का समझ में आया सभी को? और हो गया क्या सभी का? हो गया? अब हमें एक्चुअली फॉर्मूला में क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट ना। तो यहां पर आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस किस पर निकालेंगे हम लोग, डिबेंचर्स पर। आपके डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है, सॉरी 40 लैक्स। और डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो सभी को समझ में आ रहा है क्या? देखो, आपको 12% डिबेंचर दिया है। 12% डिबेंचर मतलब वो जो डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं उसके ऊपर वो 12% पर एनएम से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 40 लैक्स के ऊपर 12% इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी, 12% ऑफ 40 लैक्स कितना होगा वो, 4,80,000। ये कर लो। कंपनी ने 40 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। सो कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो वो हमने निकाला 4,80,000। हो गया सभी का? आप लेट क्यों आए?
आपको आगे आ रहा है तो कर सकते हो, बातें नहीं करना है। हो गया? अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो हमने क्या किया, गिवन प्रॉफिट में, सब लोग ध्यान दो, हमने गिवन प्रॉफिट में टैक्स क्या किया, एड बैक किया, तो वो आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आया क्या समझ में? उल्टा प्रोसेस करना है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज एन एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, यस और नो? तो आपका हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है वो इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा, तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट चाहिए। तो ये जो 10 लाख रुपए हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था उसमें इंटरेस्ट एड बैक करना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या? ये क्लियर है क्या कंसेप्ट? नहीं है? आप सबने, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सीखा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सबसे पहले ऊपर क्या होता है, इनकम साइड में हेडिंग क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, याद है कि नहीं? फिर दूसरा क्या होता है, अदर इनकम ना। अरे क्या सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कि बहुत साल पहले सीखा है। स्टेटमेंट ऑफ P&L तो सीखा हमने। इनकम साइड में दो ही आइटम होते हैं ना, क्या होता है, पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO, दूसरा क्या होता है, अदर इनकम। तो इनकम की टोटल हो गई टोटल इनकम। फिर एक्सपेंस आता है, एक्सपेंस में सबसे पहला क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फिर उसके बाद क्या आता है, अदर एक्सपेंस में। तो अदर एक्सपेंस में आपका क्या क्या आता है, और क्या आता है, फिर क्या आता है, चेंज इन इन्वेंटरी। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स उस एक्सपेंस में आता है कि नहीं आता है, P&L में? फाइनेंस कॉस्ट में आता है ना। और अगर फाइनेंशियल कंपनी नहीं है सपोज, तो उनके अदर एक्सपेंडिचर में आएगा ना। कुछ लोग ऐसे देख रहे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग काम करो, अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L निकालो। हमने किया है, देखो, आइदर आप टेक्स्ट बुक में देखो या आपके नोटबुक में देखो, स्टेटमेंट ऑफ P&L निकालो जल्दी, नहीं तो ये समझ भी नहीं आएगा आपको। वो फॉर्मेट फॉर्मेट लिखा है ना हमने, इधर लाओ मैं बताता हूँ, इधर लाओ इधर लाओ। सुनो सुनो ध्यान दो, सबको मिला फॉर्मेट, यस और नो? हाँ, पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। हाँ, सपोज ये अमाउंट आपकी कुछ 10 lakhs है और अदर इनकम आपका सपोज है 5 lakhs, तो आपका टोटल इनकम हो गया 15 lakhs। ये समझ में आ रहा है? ये इनकम साइड हो गई। फिर क्या होता है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहला क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो सपोज मान के चलो 1 लाख रुपए। हाँ, फिर दूसरा क्या आता है, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो सपोज मान के चलो 50,000 है। तीसरा क्या आता है, क्या है तीसरा, देख के बताओ ना, चेंज इन इन्वेंटरी, वो कितना है, सपोज 50,000 मान के चलो। नेक्स्ट क्या है फिर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वो 50,000 है। नेक्स्ट क्या है फिर, इस फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है, फाइनेंस कॉस्ट में, फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन, देख के बताओ ना, हमने लिखा है, ऐसा क्यों देख रहे सब लोग, आपको देख के मुझे बताना है, जिनके पास लिखा है वो डिटेल में लिखा है ना, हमने डिस्कस किया था। हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या,
हमने जो बोरिंग्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, तो यहां पर मान के चलो फाइनेंस कॉस्ट में आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स सपोज है आपका 50,000। ठीक है, ये सब लोग समझ लो, मैं आपके लिए बता रहा हूं, ध्यान दो। फिर फाइनेंस कॉस्ट के बाद क्या आता है, डेप्रिसिएशन वगैरह, वो सपोज इस प्रॉब्लम में नहीं है। अब क्या होगा, ये हमारा टोटल इनकम है, टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया बोलो यहाँ पे, चलो कितना हो गया, कितना हो गया एक्सपेंसेस, 30 लाख हो गया पक्का। हाँ अरे वो 1 लाख है, 3 लाख हो गया। हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है ना, 3 लाख हो गया। अब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कितना आएगा, 12 लाख। ये समझ में आया क्या, करेक्ट है। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम लोग टैक्स माइनस करेंगे, सपोज टैक्स है आपका 50%, तो वो कितना हो जाएगा 6 लाख। और 6 लाख जो बचेगा वो क्या रहेगा आपका, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये समझ में आ रहा है क्या अभी, यस और नो। तो अभी के प्रॉब्लम में हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था, कितना दिया था 6 लाख। उस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमने टैक्स की अमाउंट ऐड की और हमने निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आया समझ में। तो इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऑलरेडी हमने फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सब्ट्रैक्ट किया है। समझ में आ रहा है क्या। तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट निकालना है, तो 12 लाख में ये 50,000 एड बैक करना पड़ेगा। ये समझ में है क्या अभी कंसेप्ट, अभी क्लियर हो गया क्या, क्लियर है पक्का। तो अभी के प्रॉब्लम में, अभी जो हम कर रहे हैं कौन सा इलस्ट्रेशन है वो 46 में, ध्यान दो यहाँ पे, ये 46 में हम लोग यहाँ पे थे। सुनो फिर से ध्यान दो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था 6 लाख, हमने टैक्स ऐड किया, तो टैक्स ऐड करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया 10 लाख। उसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 4,80,000 ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आएगा। अभी समझा कि नहीं समझा, हाँ तो लिखो अभी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10 लाख प्लस 4,80,000, मतलब 14,80,000। ये समझ में आ रहा है क्या, देखो अभी रिवर्स प्रोसेस जाना है हमें, यहां तक कर लो। अभी क्या करना है हमें, वो रेशो निकालना है ना, जो भी है वो रेशो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय क्या है, हाँ क्या है डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। तो 14,80,000 डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज कितना है हमारा इस प्रॉब्लम में 4,80,000 ना। तो रेशियो निकालो, टाइम्स में लिखना है हमें, पॉइंट में आएगा ऑब्वियसली वो 3.08 टाइम्स। टाइम्स अभी समझ में आया क्या, ओवरऑल किसी को डाउट है तो पूछना है। सभी का 3.08 आ गया, हाँ? हो गया सभी का। अभी इसका
इंपॉर्टेंस या मीनिंग क्या है वो समझ के लेते। ये 3.08 टाइम्स मतलब क्या है कि इंटरेस्ट और टैक्स करने से पहले का प्रॉफिट इंटरेस्ट के 3 टाइम्स है। मतलब जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उससे 3 टाइम्स उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये जितना बड़ा होगा उतनी कंपनी की पोजीशन अच्छी है। 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स होगा तो उतनी कंपनी की पोजीशन अच्छी है, क्योंकि आपको टैक्स और इंटरेस्ट पे करने से पहले आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 14,80,000। तो वो इंटरेस्ट पे करने के बाद कितना बचेगा वो समझ में आता है। तो ये जितना अच्छा होगा, ज्यादा होगा, उतना अच्छा है पोजीशन। ठीक है, अभी ओवरऑल किसी को डाउट है इसमें? पक्का समझ में है? मैं फिर से बताता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो उसमें टैक्स ऐड करना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। और उसमें जो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो ऐड बैक करना है, तो वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। आया समझ में? नेक्स्ट प्रॉब्लम करते। ये सभी का हो गया पक्का? 40 है क्या? नेक्स्ट भेजा है क्या? हाँ, उसी उसी फोटो में 47। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड as on 31st March 26. Share capital, preference share capital, capital reserve, profit and loss balance, 12% debentures, 10% mortgage loan, current liabilities, non current asset, current asset। 2 मिनट, आगे के पेज में होगा। हाँ, showing the full working, calculate the following ratios: debt equity ratio, प्रोप्राइटरी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। एक काम करते हैं, पहले हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालेंगे क्योंकि अभी हम कर रहे हैं वो। हाँ, चलो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो के लिए हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो आपको प्रॉब्लम में नेट प्रॉफिट कितना दिया है बताओ? नेट प्रॉफिट कितना दिया है बताओ? प्रॉब्लम देख के मुझे बताओ कितना दिया है। आपको नेट प्रॉफिट कितना दिया है वो समझ में आ रहा है क्या? कितना दिया है? सॉरी, 1,20,000। वो समझ में आया क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 1,20,000 दिया है, मतलब वो नेट प्रॉफिट है। आया क्या समझ में? तो लिखो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट $1,20,000। ऑब्वियसली ये 1,20,000 जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा, क्योंकि सब कट होने के बाद आपको जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो बैलेंस रहेगा आपका। ये समझ में आ रहा है? तो अभी इस प्रॉब्लम में आपको टैक्स का कुछ रेट दिया है क्या? टैक्स का कुछ रेट दिया है क्या? दिया है 50%। यस, द रेट ऑफ इनकम टैक्स वाज 50%। आया समझ में? तो 2 मिनट, टैक्स हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। 1 मिनट। बोलना। दिया है क्या? अरे सॉरी 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 सॉरी, सुनो, वो उन्होंने दिया है। नहीं नहीं, मैंने वो नेक्स्ट पेज पे देखा नहीं। सुनो सुनो, ध्यान दो। ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, लेकिन उन्होंने और एक चीज दी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट 63,000 दिया है। ठीक है, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। प्लीज राइट डाउन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, इट इज गिवन 63,000। तो ठीक है, अब चलो अभी हम लोग रिवर्स जाएंगे उसको। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63,000 है
और टैक्स रेट कितना है आपका 50%। तो हमने अभी किया वैसे कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हमारा 100 है, सही है, और टैक्स कितना होगा हमारा 50 ना, क्योंकि 50% है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा 50, सही है। तो सिंपल बात है, अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डबल करो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या ये? इफ द टैक्स रेट इज 50%, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा 50 का डबल ना 100। आए क्या समझ में? तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा 63,000 इंटू 2, दैट इज 1,26,000। ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है ना सभी को? डबल त्यांनी दिलं ना आफ्टर टॅक्स अँड इंटरेस्ट, म्हणजे ते सबट्रॅक्ट करून आलंय. 63 इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट है. आए समझ में? अब हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करना है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस क्या करने हैं, एड बैक करने हैं. इस प्रॉब्लम में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कौन कौन से आएंगे? डिबेंचर्स का पक्का आएगा और लोन का भी आएगा. मॉर्गेज लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन है, तो डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी दी हमें और वो रेट कितना है उसका 12. तो 12% डिबेंचर्स अमाउंट कितनी है 50. तो 50,000 के डिबेंचर्स हमने इशू किए जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है. तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो आएगा 12% ऑन 50,000, वो कितना हो जाएगा 6,000. ये समझ में आया क्या? सिमिलरली एक मॉर्गेज लोन है, वो मॉर्गेज लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और अमाउंट कितनी है 1,50,000. तो 10% मॉर्गेज लोन अमाउंट है 1,50,000 का, उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा 10% ऑन 1,50,000, वो हो जाएगा 15,000. यस और नो? ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस मतलब हमने जो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिए हैं उन्हें हमें कंपलसरी हर साल इंटरेस्ट पे करना है. तो वैसे दो सिचुएशन है, दो केसेस है, 12% डिबेंचर एंड 10% मॉर्गेज लोन. डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6,000, जो मॉर्गेज लोन है उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15,000. तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 21,000. 6,000 प्लस 15,000, दैट इज 21,000. ये समझ में आया सभी को? अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसमें वो क्या करना है, एड बैक करना है. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 1,26,000 में 21,000 ऐड होगा, तो वो कितना आएगा आपका 1,47,000. सही है क्या? 1,47,000. ठीक है, और कुछ रह गया नहीं? अब इसको डिवाइड किससे करेंगे 21,000 ना, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज मतलब क्या 21,000. तो आपका जो रेशो है 1,47,000 डिवाइडेड बाय 21,000, एग्जैक्ट 7 टाइम्स आ रहा है. तो 7 टाइम्स मतलब बहुत अच्छा है, मतलब जितना इंटरेस्ट हमें पे करना है उसका 7 टाइम्स हमारा प्रॉफिट है. ये पक्का समझा क्या सभी को?
इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, मैं बताता हूँ। जिनको ये समझ में आया है वो उस प्रॉब्लम के और दो रेशो निकालने, कौन कौन से रेशो निकालने, डेट इक्विटी एंड प्रोप्राइटरी रेशो, वो स्टार्ट कर सकते हो। और जिनको समझ में नहीं आया ये पार्ट मैं फिर से रिपीट करूंगा। चलो, जिनको ये समझ में आया है और हुआ है वो डेट इक्विटी रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो स्टार्ट कर सकते हैं। ये आगे पुढचं काय आहे का अजून? हाँ, उसका फोटो भेजो ना, भेजो ग्रुप में। और जिनका ये हुआ है पूरा ही, वो अगला फोटो भेज रही है तन्वी। चलो स्टार्ट करो। हाँ, 0.33 सही है, 33 मतलब बहुत हो गया।
0.33:1 इज द डेट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो कितना है आपका 0.55:1 0.55 तो 56 भी कह सकते हो उसको हम लोग 0.56:1 हो गया क्या। ये अभी कौन सा इलस्ट्रेशन है ये 40 नहीं अभी जो मैंने डिस्कस किया 47 सभी का हुआ क्या 48 स्टार्ट करना है 48 थोड़ा मुश्किल है तो मैं बताता हूं आपका पीछे दोनों का हो गया क्या 46 हो गया ओके वैदिक हो गया आपका वैदिक कौन सा चल रहा है आपका अच्छा मैंने कौन सा पूछा था अरे तो मैंने वो 3 रेश ये प्रॉब्लम हो गया है कंप्लीट ठीक है चलो छोड़ो नेक्स्ट चलो मैं इलस्ट्रेशन 48 बता रहा हूं ध्यान दो सब लोग 47 सभी का हो गया ना पक्का रिया झालं का किती राहिलं तुझा तुझं तर हे अस्मी झालं का फोर्टी एट भी हो गया ऐसे कौन कौन हाथ ऊपर करो 48 भी कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 ओके तो रुको अभी नेक्स्ट रेशो लेना पड़ेगा हम फिर अन्य तन्वी रिया झालं अरे तुझ्यासाठी थांबलोय अगं मी तुला विचारलं ना झालं का तू म्हणलं राहिले चलो ध्यान दो इलिस्ट्रेशन 48 ध्यान दो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंटेड टू ₹6 लाख वो आपको दिया है लिखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है 6 लाख अब पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है पहले दोनों क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट की अमाउंट दी थी यहां पे सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें इंटरेस्ट का पार्ट जो है वो क्या है इंक्लूड नहीं किया हुआ है आपको टैक्स का रेट कितना दिया है 20% टैक्स रेट इज 20% ठीक है तो वैसे ही करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो अगर मान के चलो 100 है तो टैक्स 20 होगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका होगा 80 ये समझ में आ रहा है क्या ये समझ में आ रहा है तो अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा 80 तो अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है आपको 6 लाख तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 लाख इंटू 100 सही है ना अपॉन कितना करना पड़ेगा 80 ना आए क्या समझ में इस तरीके से करेंगे ना वो तो अमाउंट कितनी आ रही है देखो उसकी $7,50,000 आएगी और आप क्रॉस चेक कर सकते हो 7,50,000 का 20% मतलब 150 और 750 में से 150 गया तो 6 लाख आता है वो क्रॉस चेक कर सकते हो आप दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,50,000 ये समझ में है यहां तक कर लो जिनका नहीं हुआ है वो
हो गया? ये हो गया सभी का। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज ऐड किया, तो हमारा प्रॉफिट, जिनका हुआ है बातें नहीं कर रहे हैं, एक काम करो, जिनका हुआ है ना वो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम स्टार्ट करो, चलो बातें नहीं करना है, सिमिलर टाइप के। सुनो ध्यान दो, जिनका नहीं हुआ है वो यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। आएगा समझ में? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारा? 7,50,000। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज हमें मालूम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी दी है इस प्रॉब्लम में? कितनी दी है? 9,50,000 ना। आएगा समझ में? तो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज की अमाउंट 9,50,000 माइनस 7,50,000, मतलब आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज हो गया 2 लाख। आएगा समझ में अभी? ये पक्का सभी को समझ में आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज ऐड करेंगे तो प्रॉफिट, कुछ तो गलत मैंने लिखा, हाँ बराबर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आएगा। तो ये अमाउंट हमारे पास 750 हमने निकाली है, 9,50,000 उन्होंने दी है, तो उन दोनों का डिफरेंस मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। आया समझ में? तो अभी डायरेक्टली हम कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट 950 डिवाइडेड बाय 2 लाख, वो कितना आ रहा है? उतना ही करना है ना इसमें। हाँ इंटरेस्ट का रेट निकालना, 2 मिनट। ये 2 लाख समझ में आया क्या? और कुछ दिया है क्या हमें? डिबेंचर्स की अमाउंट दी है 40 लाख। डिबेंचर्स की अमाउंट है 40 लाख। 40 लाख के डिबेंचर्स को हम लोग कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 2 लाख। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? डिबेंचर्स और इंटरेस्ट, अगर 40 लाख के डिबेंचर्स को अगर हम लोग 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे, तो 100 के लिए कितना? सिंपल है, तो कितना परसेंट आएगा देखो, वो 5% आना चाहिए। 100 इंटू 2 लैक्स अपॉन 40 लैक्स, तो आपका 5% आएगा। वो डायरेक्टली ओरली भी कर सकते हैं हम लोग। 40 लैक्स का 10% मतलब 4 लाख, हाफ मतलब 2 लैक्स, मतलब 5% आएगा। ये समझ में है क्या? भी इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, तो हम लोग आगे के रेशियो में जाएंगे फिर। ये कंप्लीट कर लो चलो। हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट 5th रेशियो इसमें, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। हो गया पक्का सभी का?
चलो नेक्स्ट रेशियो लिखो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। उसका फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें आइदर लायबिलिटी साइड अप्रोच या एसेट साइड अप्रोच से जाना पड़ेगा, वो बताता हूं। लायबिलिटी साइड अप्रोच, उस केस में कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगा शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स और एसेट साइड अप्रोच उस केस में नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। यानी प्रॉब्लम में अगर आपको लायबिलिटी साइड के आइटम्स दिए और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा तो हमें ये फॉर्मूला से करना पड़ेगा। प्रॉब्लम में अगर हमें सिर्फ एसेट साइड के फिगर्स दिए हैं और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो इस फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो वो इंपॉर्टेंट, दोनों हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई एक ही साइड देंगे वो, लायबिलिटी या एसेट। सभी का हो गया लिखकर? कैपिटल एम्प्लॉयड में लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। क्या क्या हो गया सभी का? चलो अभी ध्यान दो, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या इंक्लूड होता है बोलो? अरे बताओ ना फिर। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। वो बार बार क्यों कर रहा हूं? 18 रेशो में एग्जाम में आपको सिर्फ 3 या 4 आने वाले फाइनल में, और एग्जाम है आपकी नेक्स्ट ईयर फरवरी में। करेक्ट है ना? तो वो रिवाइज करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नॉन करंट एसेट में क्या क्या आएगा? नॉन करंट एसेट में क्या क्या आएगा? मतलब सब फिक्स्ड एसेट्स। करेक्ट है। उसमें इंटेंजिबल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? पक्का इंटेंजिबल एसेट आएगा ना नॉन करंट में? मुझे मालूम नहीं, आप ही बताओ। आता है पक्का? हाँ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलो फोटो भेजो नेक्स्ट। हाँ जरा नीट कार्ड का फोटो भेजो ना। फिर आप सिर्फ बातें कहते रहते, फोटो निकालो जल्दी से। हाँ अन्य क्या चल रहा है? तुमको साथ में ही नहीं बिठाना चाहिए। अगले लेक्चर से यहीं पे होगा लेक्चर, तो 4 कॉर्नर पे 4 लोग, आप उधर, हाँ ये उधर, हाँ इंक्लूडिंग तनिष्का, 4 लोगों को अलग ही बिठाएंगे। चलो प्रॉब्लम देखो, ग्रुप में प्रॉब्लम आया है।
चला रे लवकर. हाँ, इलस्ट्रेशन 49 सब लोग ध्यान दो. इलस्ट्रेशन 49 आपको बैलेंस शीट दी है, शेयर होल्डर्स फंड दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज दी है, करंट लाइबिलिटीज दी है और एसेट दिया है. ठीक है, आपको पूछा क्या है, कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. अब इस प्रॉब्लम में क्या हुआ है, आपको लाइबिलिटी साइड भी पूरी दी है और एसेट साइड भी दिया है. तो आपके ऊपर डिपेंड है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच से जाओगे या एसेट साइड से. कौन से जाना है आप ही बताओ. एसेट साइड से जाना है या लाइबिलिटी साइड से जाना है. एसेट. चलो, तो पहले क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे. लिखो, प्लीज राइट डाउन. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, अगर हम लोग एसेट साइड अप्रोच से जा रहे हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, लिखो, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. एसेट साइड अप्रोच से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर रहे हैं. तो गिवन प्रॉब्लम में बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स आपको अमाउंट कितनी दी है, कितनी दी है, 5,20,000. लिखो, लिखा सभी ने. इसमें किसी को डाउट है तो पूछना है. 5,20,000 हो गया. आपको अभी नेक्स्ट क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. तो गिवन प्रॉब्लम में करंट एसेट्स की अमाउंट आपको दी है क्या, कितनी दी है, लिखो 3,30,000. और गिवन प्रॉब्लम में आपको करंट लाइबिलिटीज की अमाउंट दी है क्या, कितना दिया है, 50,000. तो 3,30,000 माइनस 50,000 अगर हम करेंगे तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा. ये समझ में आया क्या सभी को. नाउ 5,20,000 प्लस डिफरेंस कितना है, 2,80,000 ना. तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, देखो 520 प्लस 280 कितना हो रहा है, 8 लाख ना. ये सभी को समझ में आया क्या. इस प्रॉब्लम में हम लोग एसेट साइड अप्रोच से जा रहे हैं, तो नॉन करंट एसेट्स विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम और वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमने करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस किया. ये समझ में. अब हमें और क्या चीज चाहिए, क्या चाहिए और, लॉन्ग टर्म डेट्स. अभी लॉन्ग टर्म डेट्स में उन्होंने डायरेक्टली दिया है क्या, लॉन्ग टर्म डेट्स डायरेक्टली अमाउंट दिए क्या, अरे दिए कि नहीं दिए, नहीं दिए. क्या क्या आएगा उसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने, 160 एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 40. तो लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हो गए, 2 लाख. 160 प्लस 40 मतलब 2 लाख. आएगा समझ में, यहां तक कोई किसी को डाउट है, पक्का समझ में है. तो अभी फॉर्मूला जो है उसमें अप्लाई करो, उसमें क्या मुश्किल नहीं है. लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड ना, यहाँ पे लिखता हूँ चाहिए तो, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो लॉन्ग टर्म डेट से हमारी 2 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है हमारा, 8 लाख. (0.25:1). ओके. इसका मतलब क्या है, देखो 2 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म डेट से एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म डेट्स हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 8 लाख. मतलब वो सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है. अगर हमें लॉन्ग टर्म डेट्स उसको रीपे करना है तो हमारे पास 8 लाख रुपए का क्या है, हमारा
खुद का कैपिटल एम्प्लॉयड आया समझ में? इसमें ओवरऑल किसी को डाउट है? इलुस्ट्रेशन 50 स्टार्ट करो, उसी फोटो में 50च्या पुढचं पण पाठव का, किती आहेत? जरा बघ जरा कितने हैं, मुझे जरा बोलो फिर पहले मैं देखता हूँ. इकडे बघ मग. अभी हम लोग कौन सा कर रहे थे? अभी 50 किया ना, 49 के 50 करने के लिए कहाँ है? 51 लेना पड़ेगा, 52 भी लेना पड़ेगा, 53 नहीं किया तो भी चलेगा. होमवर्क है 54, वो तो हमारा रेगुलर है ना पार्ट. अच्छा तो फिर नेक्स्ट रेशो नहीं, पूरा एक ले लो फोटो. इसमें 50 में 51 में अभी हमने कौन सा किया है? 49 के बाद 50 स्टार्ट करना. डाउट है तो पूछना है, मैं बताता हूँ. हो ते ते हे झालं ना बाळा. दिस इज द करंट मॅच्युरिटी ऑफ लॉंग टर्म डेट झालं. मग ती करंट लायबिलिटी मध्ये येते ना, ते लॉंग टर्म डेट्स मध्ये नाही येणार. आठवलं का? ते त्या फायनान्शियल इयर मध्ये ना ये ज्या फायनान्शियल इयर मध्ये आपण डिबेंचर्स रिडीम करणार त्या फायनान्शियल इयर मध्ये त्याचं हेडिंग होतं करंट लायबिलिटीज ऑफ. हा बघ ना, पण 31 मार्च 26 आहे ना. हो मग ते हा पुढं नेक्स्ट फायनान्शियल इयर मध्ये ते येणार. हो करंटला नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं. आप कौन से अप्रोच से जा रहे हो इस प्रॉब्लम में? हाँ तो लाइबिलिटी में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, चेक करो. शेयर होल्डर्स फंड में लॉन्ग टर्म डेट्स ऐड करने हैं. आया क्या समझ में? चलो 50 में कोई डाउट है क्या? रिया सलाह इतना समझ में आ रहा है? कृतिका अस्मी कहते हैं का? ए मोबाइल पे क्या चल रहा है पूरा? ए आगे का फोटो भेजा क्या? नहीं नहीं, कहाँ तक भेजा है? 54 तक भेजा है उसने. नहीं 2 मिनट पहले भेजा है उसने. ओके कार्तिक समझ में आ रहा है? कार्तिक नहीं सॉरी वैदिक, वो कार्तिक लास्ट ईयर बैच में गड़बड़ हो जाता है. समझ में आ रहा है पक्का आपको? त्रिशा समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है वो यही ना गिर गया कुछ तो तुला कळतंय? परब कळतंय का? अन्य समझ में है क्या वो क्या गड़बड़ हुआ? हाँ इस मंथ एंड में या जून के फर्स्ट वीक में फिर से टेस्ट होगी अकाउंट्स की रेगुलर. उसमें जितना सिलेबस हुआ है यानी मैंने 1, 3, 4 और ये भी चैप्टर रहेगा, सेकंड वाला भी चैप्टर में थ्योरी ले लूंगा तो पूरा 1 to 5 पे रहेगा टेस्ट. आइदर 40 और 60 मार्क्स की. 60 मोस्टली ले लूंगा मई एंड या जून फर्स्ट वीक. और जो लोग नहीं है उनको आने के बाद टेस्ट देना है कंपलसरी. आने के बाद नेक्स्ट डे इमीडिएटली. आने के बाद नेक्स्ट डे इमीडिएटली. अभी नेक्स्ट वीक, अभी क्या तारीख है? 15 है ना. नेक्स्ट वीक में कौन कौन नहीं है वो घूमने वाले जाने थे, कौन कौन? जरा हाथ ऊपर करो ठीक से. नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक 1, 2, 3 और कौन है? अच्छा ओके तो 4-5 लोग ही है सिर्फ फिर. नहीं हाँ अरे बहुत भीड़ है भाई उधर. चलो ओके प्रॉब्लम करो. चलो प्रॉब्लम करो.
और जून में स्कूल कब स्टार्ट हो रहा है आपका, रिस्टार्ट हो रहा है? 17 जून? जून के फर्स्ट वीक में किसी का हो रहा है क्या? 1 जून, 2 जून, 1 जून? अभी तो छुट्टियां कब से लगी आपको? तो बस 20 दिन वगैरह छुट्टी आपको, तो जून का फर्स्ट मतलब बहुत जल्दी है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपका थोड़ा लेट भी छुट्टी है ना, इनको थोड़ा जल्दी छुट्टी थी। यस यस यस, डीएवी स्टूडेंट्स डिजर्व। अन्य करो, चलो प्रॉब्लम करो। हाँ करो चलो। 49 सभी का हो गया? सॉरी 50 था ना इसके आगे का, 50 हो गया क्या सभी का? जैद कुछ डाउट है क्या, समझ में आ रहा है? पक्का? कौन सा चल रहा है आपका? आपका हो गया 50 के बाद 51 डालो। 51 भी करना है, उसने 54 तक भेजा है तो करते जाना है, 51, 52, 53, 54। नहीं करना है क्योंकि वो आपका करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स में आएगा। कुठला डाउट है बा? हलो, ये आपको समझा ना? हाँ 52 नॉन ट्रेड इन्व्हेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्व्हेस्टमेंट्स ह्या नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट में जातात ना, करंट असेट्स मध्ये नाही येत ते। नॉन करंट ना, थांब जरा थांब मला, नॉन ट्रेड इन्व्हेस्टमेंट ना, नॉन ट्रेड इन्व्हेस्टमेंट मध्ये तुमचं खरं तर किती गेलं तुला, 1,20,000। थांब जरा, प्रॉपर्टी प्लांट 10 lakhs, गुडविल, ट्रेड इन्व्हेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्व्हेस्टमेंट 20, कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट करंट झालं, इन्व्हेंटरी तुझं करंट झालं, हां ट्रेड पेबल्स ती तुझी लायबिलिटी झाली, तो काय त्याच्यामध्ये हे नाही येणार। 2 मिनिटं, का इग्नोर केले ते दिलेलं नाही ना, थांब थांब मला बघू दे। Following will be deducted from fictitious assets, non-trade investment. हाँ, ठीक है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में 2 मिनट, आपलं हे सुरुवातीचा पार्ट आहे ना, ट्रेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आती ही नहीं है। Non-trade investment म्हणजे आर द इन्वेस्टमेंट विच आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हाँ हे नाही आहे ना. ये कंसिडर नहीं करना है हमें। इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एंड अर्न रेंटल्स रादर देन फॉर यूज ऑफ प्रोडक्शन। ओके ओके ओके, तो इसलिए वो हमें नहीं लेना है नॉन ट्रेड इन्व्हेस्टमेंट। Asset नाही राहणार. नाही ते कसं आहे, ॲसेट आहेत पण त्याचा बेसिक पर्पज आहे की तुमचं ते कॅपिटल ॲप्रिसिएशन व्हावं म्हणून ते घेतलं, तुम्ही ह्याच्यासाठी नाही घेतलं बिझनेससाठी प्रॉपर, फक्त तुम्ही परचेस करून ठेवलंय। आपण जर ते विकलं तर आपण त्याचं प्रॉफिट तो प्रॉफिट ह्याला घेणार ना आपण, काय म्हणतात त्याला, नाही नाही रिझर्व्स नाही, हां कॅपिटल रिझर्व्समध्ये येईल तो तो बरोबर आहे, पण तो मी इथे नाही घ्यायचा। non-trade investment नॉन ट्रेड इन्व्हेस्टमेंट हे कोणता क्वेश्चन आहे? 50, 52 आहे का? हां
सुनो 52 में, 52 में डाउट है क्या? हाँ, सब लोग ध्यान दो जरा, 52 में एक पॉइंट है जिनका 52 नहीं चल रहा है फिर भी ध्यान दो। यहाँ पे 52 में आपको एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करके पार्ट है, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमें एक्सक्लूड करना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमें एक्सक्लूड करना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, अभी ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, प्लीज लिसन, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मैंने मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए बिल्डिंग खरीदी है या प्लांट लिया है, तो वो यूज करके मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहा हूं। ओके, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, मैं उसमें मेरी कोई भी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन होने की वजह के लिए वो परचेस किया होगा कोई लैंड बिल्डिंग, तो उसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ऐसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर हम एसेट साइड अप्रोच से जा रहे हैं तो वो एक्सक्लूड करना है। तो वो स्टार मार्क करके लिखो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में से। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड करना है, वो स्टार मार्क करके लिखो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड करना है। ये 52 में आएगा आपको। अदर देन दिस और कोई डाउट होगा तो पूछो 52 में। अच्छा 50 सबका हो गया, 51 सभी का हो गया, ओके। 52 में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड करना है। इन्वेंटरी में, हाँ, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? नहीं, आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कंसीडर करते समय हम लोग क्या लूज टूल्स कंसीडर करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, ऐसा सोचना है। सब लोग ध्यान दो,
हम लोग जब वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स लेते समय हम लोग इन्वेंटरी में जनरली लूज टूल्स इंक्लूड करते कि नहीं करते? नहीं करते, लेकिन इसमें वो करना है इंक्लूड, वो भी स्टार मार्क करके लिखो। रुको, क्योंकि उन्होंने कंसिडर किया है, वो फॉर्मूला में ही दिया है कि वो कंसिडर ऐड करना है हमें। यानी जब जब टोटल एसेट में हम लोग जैसे इंक्लूड करते हैं ना, सिमिलरली यहाँ पे करना है, तो वो भी स्टार मार्क करके लिखो। लूज टूल्स इंक्लूड करना है। जनरली हम लोग करंट एसेट्स में लूज टूल्स नहीं लेते, लेकिन इस फॉर्मूले में करंट एसेट्स लेते समय लूज टूल्स हमें इंक्लूड करना है। नहीं नहीं, सभी एग्जाम्पल में, आगे किसी भी एग्जाम्पल में अगर आए तो लेना है। इस रेशो के लिए सिर्फ वो स्टार मार्क करके लिखो, फॉर दिस रेशो लूज टूल्स विल बी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। 52 में है। 52 किसी का हो गया क्या या बाकी है अभी? 52 हो गया? किसका बाकी है जरा हाथ ऊपर करो। 52, हाँ ठीक है चलो। 53 आई थिंक फिर से रेशो ही निकालना है, हाँ। और 54 वो इंक्रीज डिक्रीज वाला रहेगा। क्या हो गया फिर? आज बहुत सारा होमवर्क और 2 असाइनमेंट्स हैं। यस, सॉरी क्या मतलब? कौन से क्लास? सब क्लास में? तो फिर क्या आपको दिक्कत क्या है? अभी छुट्टी चाहिए? अच्छा, तो स्कूल को तो छुट्टी मिल रही है आपको। होमवर्क और असाइनमेंट मिलकर ज्यादा नहीं 30-40 प्रॉब्लम रहेंगे बस। क्या? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा वाला वगैरह नहीं है, हमें सिलेबस भी आगे लेके जाना है ना फिर। नहीं क्या? ते टेक्स्ट बुक दे मला। होमवर्क मत दो तो आप घर में तो कुछ नहीं करोगे। प्रांजलच तिचं नाव ना? प्रणाली, क्या चल रहा है? डाउट है क्या? अच्छा, क्वेश्चन देख रहे हो, डाउट है तो पूछा मुझे। इकडे आण. क्या हो गया? मैथ्स का वो एक ही एक्सरसाइज है ना सिर्फ। रुको रे जरा 2 मिनट, गड़बड़ मत करो। अरे करंट लायबिलिटीज तुला का पाहिजे? कारण तुला हे काढायचंय काय? अरे क्या? अरे क्या क्लास खत्म हो गया क्या? हो गए? चलो प्रॉब्लम करो। हाँ आन्या, हाँ 53 मध्ये काय डाऊट आहे तुम्हाला? कळालं का? नक्की स्टार मार्क केलं. काय रे चाललंय तुमचं? (27) से लेकर 50 मतलब कितने प्रॉब्लम्स हो जाएंगे? 24 प्रॉब्लम्स। (54) तक हो गया आपका? वो मोबाइल पे है, चलो देखो करो. चल लवकर कर, पर 7 वाजेपर्यंत बसवेल ना तुला मी. अरे रुको रे, क्या घर जाके करोगे तुम? हाँ सोते रहते हो सिर्फ.
जल्दी सभी को घर जाना है। तन्वी तुला काय करायचं ती कुठे चालली? कर लवकर. अवघड आहे तुमचं सगळ्यांचं. फिफ्टी टू सभी का हो गया? नहीं 52 हो गया. 53, 54, 54 होमवर्क के लिए और असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक. तो कितने हो गए? 19 क्वेश्चंस. क्या हो गया? सुनो सुनो सुनो. मैं असाइनमेंट वो 2 असाइनमेंट करूंगा. एक असाइनमेंट मंडे और दूसरी असाइनमेंट वेनसडे. ठीक. 18, हाँ जो भी 18-19 होगा उसको स्प्लिट करेंगे. हे जरा तुझंच पुस्तक आहे ना? 27 से कहा ना? 2 मिनिटं थांब. हे 27च आहे ना? हे बघ बरं, क्वेश्चन 27च आहे ना? आणि 45 पर्यंत आहे.